ओके, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने क्वेश्चंस कर लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट फंक्शन चेंज है, बाकी वही आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं. यहाँ पर जो है फंक्शन साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो दैट विल बी इन रेडियंस. तो जो आपका इंटरवल है -π to 2π, तो आप इसे लिन स्पेस के ज़रिए यूज़ करके -π, 2π और 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स में हमने डिवाइड करना, तो आप कर सकते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मर्करी अराउंड द सन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द इक्वेशन आर. मेक अ प्लॉट ऑफ द ऑर्बिट. अब यहाँ पर जो आर है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर. अब यहाँ पर जो थीटा है उसकी तो इंटरवल ही नहीं हमें गिवन है. तो यहाँ पर तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ऑर्बिट हमेशा एक कंप्लीट सर्कल होता है. जितने भी हमारे प्लानिटरी मोशंस हैं वो सारे तकरीबन के तकरीबन सर्कुलर हैं या क्लोज टू सर्कुलर है. तो इसलिए थीटा की जो वैल्यूज़ होंगी, जो इंटरवल होगा, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2π. तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. तो टी एच फॉर थीटा, चूँकि थीटा का सिंपल तो है नहीं, लिन स्पेस 0, 2π 2 मल्टीप्लाई बाय पाई पी आई पाई. पाई के लिए जस्ट ये कमांड यूज़ होती है. एंड 200 पॉइंट्स विल बी इनफ. फाइन. Next we have to define R. So R is equal to upper numerator 3.44 multiply 10 की पावर 7 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई 10 पावर 7 लिख सकते हैं. या शॉर्ट कमांड अगर लिखनी है तो जस्ट आप E7 लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 10 की पावर 7 कर देगा. नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय. तो डिवाइड बाय, चूँकि एरे स्टाइल में हम लिख रहे हैं 1 माइनस 0.206 स्टैटिक कॉस थीटा टी एच. चूँकि रेडियन के अंदर है इसलिए हम कॉस टी एच यूज़ कर रहे हैं. ओके जी, फाइन. तो हमने ये आर डिफाइन कर दिया. अब नेक्स्ट थिंग है कि हमने इसे प्लॉट किस तरह करना है. जब भी आर और थीटा गिवन हो तो ये हमेशा होते हैं पोलर प्लॉट्स के लिए. तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लॉट नहीं यूज़ करेंगे, पोलर यूज़ करेंगे. POLAR, पोलर, जस्ट दिस कमांड. बाकी जिस तरह प्लॉटिंग का फॉर्मेट था वही पोलर का है कि पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखें, फिर आप डिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर आपने मज़ीद आगे कुछ स्पेसिफाइज वगैरह लिखना है तो वो आप आगे डैश डैश लगा के यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर स्पेसिफाई लगा देता हूँ और फॉर रेड कलर के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपन. ओके, अनडिफाइंड फंक्शन पोलर. तो देखें ऑटोमेटिकली उसने मेरे पोलर के स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर दी. गलती से वो PLOAR लिखा गया था, इट वाज टाइपिंग मिस्टेक. सो दिस इज़ योर ग्राफ. तो ग्राफ को अगर देखें तो सेंटर से ये हमें बता रहा है कि हमारा जो रेड सर्कल है वो किस तरफ है. ये हमें रेड सर्कल जो है ये थोड़ा सा राइट साइड, सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पे शो हो रहा है. तो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, ये क्या चीज़ें हैं. तो सेंटर जहाँ पर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेशन शुरू किए हैं वो यहाँ पर सेंटर पे होगा. फर्स्ट सर्कल पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो बता रहा है कि ये 10 मिलियन सर्कल के अंदर है, 10 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है. सेकंड जो रिंग है वो बता रहा है कि जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है इट इज़ 20 मिलियन माइल्स. और इस तरह थर्ड सर्कल 30 मिलियन माइल्स एंड 40 सर्कल 40 मिलियन माइल्स एंड द आउटर एज इज़ 50 मिलियन माइल्स. यहाँ पर सेंटर से जो मरकरी का डिस्टेंस है वो बता रहा है कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा कह लें 30 मिलियन माइल्स तक था, जबकि राइट साइड पे मैक्सिमम जो है इट इज़ अराउंड अबाउट ग्रेटर दैन 40 मिलियन माइल्स. सेम गोज़ फॉर अपर वर्ड. तो अपर जो है वो तकरीबन 35 मिलियन माइल्स कह लें, और जो लोअर है वो तकरीबन है हमारे पास ऑलमोस्ट 32 मिलियन माइल्स के करीब करीब. तो ये चीज़ें जो इंटरप्रिटेशन है ये तो जो अमेरिका जो रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन अपने मुताबिक क्या करते हैं. हमारा काम जो था वो सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना है. बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा जस्ट इसलिए बता दिया कि कैलकुलेशंस हम करते हैं अर्थ से. तो अर्थ इज़ आवर सेंटर और बाकी ये मरकरी की रोटेशन है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है. बाकी सन के करीब होती तो वो फिर एक सर्कुलर टाइप ही शो होती. अब चेक करते हैं कि अगर हम इसे सिंपल जो कार्टेशियन प्लॉट है उसमें करते तो क्या हमारा रिजल्ट आता. तो लेट्स सी, इट्स लाइक अ बेल शेप कर्व. तो ये तो ऑर्बिट ही नहीं बन रहा है. तो जब भी ऑर्बिट की बात होगी या प्लैनेटरी मोशंस की बात होगी हमने पोलर प्लॉट को ही यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. अब यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस. तो बाज़
जब आपने मल्टीपल ग्राफ्स को प्लॉट करना हो या एक ही वैल्यू के ऊपर फंक्शन की दो वैल्यूज़ को लेके आना हो तो फिर हम सादा फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि उसको दो या तीन फंक्शंस के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें कहा कि दो क्वेश्चन गिवन है आपको पैरामीट्रिक की, आपने सिर्फ प्लॉट करना है फॉर 0 to पाई and format the plot such that the axis will range from -1.5 to 1.5। तो आपने एक्सिस को खुद से फिक्स करना है -1.5 to 1.5। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं t, which is a length space 0 to पाई, आप इसे पाई एंड इंटरवल को हम डिवाइड कर लेते हैं 200 पॉइंट्स। चलें आज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी 300 पॉइंट्स पे क्या होता है। एंड नाउ we will define functions x 0.7 steric sine 10 multiplied by t एंड सिमिलरली y भी मैं साथ ही कर देता हूँ, या अगर आपका दिल कर रहा है तो y आगे आप कर लें। y इज इक्वल टू 1.2 steric sine 8 steric t। ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास x और y वैल्यूज़ डिफाइन हो गई। तो जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं तो इसमें एक गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं दैट विल कि जब वो प्लॉट कमांड लिखेंगे तो दे थिंक के x और t आर टू पेयर्स, सॉरी t कामा x इज़ द सेकंड पेयर एंड t कामा y इज़ t कामा x इज़ फर्स्ट पेयर एंड t कामा y इज़ सेकंड पेयर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों फंक्शंस को अलग-अलग प्लॉट करना है। असल में जस्ट क्या है कि हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। फंक्शन हमारा क्या है, x और y ही। x विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम करते हैं, और y जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन हम इसको मज़ीद जो है आगे अब एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं। जब हमारा काम है x और y की वैल्यूज़ को जनरेट करना, जब हमने वो t पैरामीटर से x और y की वैल्यूज़ जनरेट कर ली हैं तो प्लॉटिंग जो है वो हमेशा x और y की होगी। आपने पेयरिंग के फॉर्म में दूसरा काम नहीं करना। अब ये जब हम प्लॉट x कामा y करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाए। अब ये जो ग्राफ है इसको मैंने अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ये किस्म का मैश सा बन रहा है। अगर आप इसे पाइनएप्पल टाइप स्टाइल बन गए, अगर आप पाइनएप्पल के भी कर्व्स को देखें तो वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सिस अभी क्लियर नहीं है। एक्सिस जो है हमारे 0.8 से 0.8 है, जबकि हमें कहा गया है कि आपने -1.5 to 1.5 करना है। तो फाइन, हमने एक्सिस की कमांड लिखने तो हम AXIS एक्सिस की कमांड लिख लेते हैं। दैट इज़ लिमिट्स हमेशा ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। हमें कहा जा रहा है कि बोथ एक्सेस को हमने चेंज करना है, तो दैट इज़ 1.5 to 1.5। एक्स एक्सेस को हमने दोनों में चेंज करना है। अब हम y की लिमिट्स लिखेंगे तो वो भी -1.5 to 1.5 है। तो जब बोथ एक्सेस की हमने लिमिट्स लिख ली हैं तो लेट्स सी हमारे ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, आई थिंक ग्राफ थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो गया, बस दिस वन। तो यहाँ पर देखें एक्स एक्सेस जो है वो दोनों लिमिट्स उसके चेंज हो गई हैं, और अब ज़रा पाइनएप्पल स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर हो गया है। आगे मज़ीद अगर आपने इसकी लेबलिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं कि एक्स लेबल, अब बंदा इसके अंदर लेबल क्या कर सकता है, जस्ट एक्स ही लिखेगा। और वाई लेबल वी कैन राइट, चूँकि वाई एक्सेस पे वाई की वैल्यूज़ हैं तो दिस विल बी वाई। अगर यहाँ पर हमें कोई फंक्शन का नाम दिया होता तो फिर हम उसे यहाँ पर स्ट्रिंग में फंक्शंस के नेम भी लिख लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सबसे पहले आपने क्लियर आर एंड CLC ज़रूर करना है। ओके, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। तो यहाँ पर है कि द बटरफ्लाई कर्व, राइट साइड पे आपको फिगर है। तो इस बटरफ्लाई को हम बना सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन एक किसी बुक या जर्नल में शायद पब्लिश हुआ है, तो उसका रेफरेंस उन्होंने बुक वालों ने दिया हुआ, आप उधर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि ऑन वन पेज मेक 2 प्लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई कर्व्स, वन फॉर द इंटरवल 0 to 2 पाई एंड अदर फॉर 0 to 10 पाई। तो एक ही पेज पे दो प्लॉट बनाने का मकसद ये है कि आपको एक ही फिगर प्लॉट के ऊपर दो फिगर्स को या दो प्लॉट्स को आपने शो करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमने सब प्लॉटिंग की कमांड पढ़ी है, तो हम सब प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक इंटरवल डिफाइन कर लें, से दिस इज़ t। फर्स्ट वन को हम t ले लेते हैं, द नेक्स्ट इंटरवल विल बी t1। तो t इज़ इक्वल टू लेंथ स्पेस 0 to 2 पाई to steric pi and comma 200 points will be enough। नेक्स्ट जो है आपने x और y को डिफाइन करना, लेकिन जब x और y में दो कॉमन टर्म आ रही हो या कॉमन एक्सप्रेशन आ रहा हो तो आप उसे किसी
वेरिएबल को अटैच कर सकते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो जैसे यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है वो मैं उससे a वेरिएबल को स्टोर कर देता हूँ। तो a इज इक्वल टू एक्सपेंशियल cos t, next is minus 2 multiplied by cos 4t, the first direct t will be happen, and plus sin whole t by 12, sin t by 12 और whole की पावर जो हमारे पास 5 है, तो इधर हम whole पावर लिख लेते हैं। अब चूंकि एक्सप्रेशन में t आ रहा है तो इसलिए हमें साथ डॉट यूज़ करना पड़ेगा पावर्स के लिए। पावर हमारे पास 5, फाइन। तो ये मैंने स्टोर कर दिया। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, जैसे एक्सपोनेंट कॉस ऑफ टी, तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट में भूल गया एक्सपोनेंट की, -2 4 स्टार टी एंड साइन टी होल की पावर 5, फाइन। अब मुझे एक्स डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक्स विल बी साइन टी, साइन ब्रैकेट टी एंड डॉट स्टैटिक, चूँकि दोनों एक्सप्रेशन में टी मौजूद है। सिमिलरली वाई विल बी कॉस टी डॉट स्टैटिक कैपिटल ए। अब आपने प्लॉटिंग करनी है तो सबसे पहले सब प्लॉट हम कमांड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये आता है कि हमारे पास दो फिगर्स हैं, तो आइदर हम उसे रो वाइज शो करें या कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज शो करना दैट विल बी बेटर। जैसे आपको बुक में ये दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, तो ऊपर और नीचे, तो आप इसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं एक्सेस वाइज भी और उसके वैल्यूज़ के लिहाज से। रो वाइज भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा बेस्ट नहीं लगता कंपेरेटिवली टू कॉलम वाइज। तो सबसे पहले सब प्लॉट कमांड आपने यूज़ की तो आपको फिगर में ग्राफ अपीयर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ग्राफ। चलो मैंने 2 दफ़ा कर दिया, और पहली दफ़ा मिनिमाइज़ हो गया था इसलिए शो नहीं हुआ, तो 2 दफ़ा भी कर दें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है हमने इसके प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट x, y। तो हमारे पास इधर देखें, ये हमारे पास जो है एक बटरफ्लाई जो है वो अपीयर हो गई है, जस्ट लाइक द बुक 1। बुक में जस्ट वो ज़रा थोड़ा उसको शॉर्ट किया गया तो उस तरह फिगर बन गई है। यानी अब हमने यहाँ पर एक दूसरी फिगर को अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए तब तक के लिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें सब प्लॉट 2 यूज़ करना पड़ेगा और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं सेकेंड इंटरवल दैट इज़ t1, लेंथ स्पेस दैट इज़ 0 to कितना था 10 पाई, तो 10 स्टैटिक पाई आप इस तरह यूज़ करें, कामा वही 200 पॉइंट्स विल बी नफ डन। अब उप्स ये क्या हुआ, तो मैंने आगे स्पेसिफायर नहीं लगाया, उससे सप्रेसर नहीं लगाया, तो देख लें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई। तो आपने स्पेसिफायर लगाना है ताकि ये गलती ना हो। अब नेक्स्ट है वही, आपको पहले एक्स और वाई को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास पहले से सेव है, लेकिन एक बार कंपटीशंस नहीं हुई t1 की, तो हमें a को इन टर्म्स ऑफ t1 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपर एरो को यूज़ करूँगा, बजाय कि मैं सारा एक्सप्रेशन दोबारा लिखूँ। जहाँ जहाँ पर t लिखा हुआ है वहाँ पर t1 लिख दूँगा, और आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर मैंने सप्रेसर लगाया हुआ है। नेक्स्ट x को डिफाइन कर लें, दैट इज़ साइन, चूँकि अब हम t1 यूज़ कर रहे हैं तो दिस विल बी t1 डॉट स्टैटिक a। सिमिलरली y इज इक्वल टू cos t1 dot static e। now subplot पहला एड्रेस तो वही होगा, और अब हम सेकंड वन को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसे मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो जब मैं इसे अपीयर कराऊंगा देखें यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक एक्सिस शो हो गया। अब यहाँ पर मैं प्लॉट कर दूंगा, प्लॉट x, y। बेटर ये था कि मैं x1 और y1 लिख लेता, लेकिन चूंकि मैंने xy लिख लिया है तो वो पुराने वाला अरेज होकर न्यू वन जो है उसके ऊपर कॉपी हो गया। तो ग्राफ जो है अब ये न्यू वन के लिहाज से दिएगा। सो दीज आर योर ग्राफ्स। तो जस्ट दोनों ग्राफ्स में फ़र्क क्या है कि 0 to 2 पाई में एक फ़िगर कंप्लीट होती है, और जब आप आगे एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो फिर वही फिगर थोड़ा सा इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे कर्व्स को देखें तो 1 2 3 4 5 कर्व्स बन गया। चूँकि 0 to 2 पाई एक कर्व बना, फिर 2 to 4 पाई एक और कर्व बन गया, 4 पाई to 6 का पाई एक और साइकिल कंप्लीट हो गया, एंड सो ऑन। तो जैसे ऊपर री राइटिंग होती रहेगी और थोड़ा थोड़ा उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर इसे देखें कि हम साइज़ को या एक्सिस को थोड़ा सा क्या किया जाए, दिस इज़ 4 and 4। तो मैटलैब ने ग्राफ तो ठीक बनाया बिल्कुल। मैं चाहता था कि एक्सिस को हम मज़ीद थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है।
ऊपर वाला जो एक्सेस है वो 3 to 3 है, नीचे वाला एक्सेस जो है -4 to 4 है। चूँकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अगर हम ऊपर वाले ग्राफ की एक्सेस को जस्ट -4 से 4 कर लें तो देखते हैं क्या बनता है। तो उसके लिए मुझे सब प्लॉट पहले उस फिगर प्लॉट को करंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ 1। और अब मैं यहाँ पर एक मिनट में इसे ज़रा राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। इसका एक्सेस चेंज कर लेता हूँ, एक्सेस दैट इज़ नीचे वाला एक्सेस है -4 to 4, तो -4 to 4 ही रखूँ, और वाई एक्सेस भी है -4 to 4। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कितना इंक्रीज़ आया है फिगर के अंदर। बहरहाल ये आपके लिए करना ज़रूरी नहीं है कि तो मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा बताया, हमारा काम था दोनों को प्लॉट करना, वो हमने कर दिया। एंड दैट्स ऑल। अब इसको हम रेस कर देते हैं, क्लियर ऑल CLC।